नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा के नेतृत्व में रुद्रपुर मुख्य बाजार में निकली भव्य शोभा यात्रा। किच्छा में कांग्रेसियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। आवास विकास कॉलोनी में आज एक नए जोनल कार्यालय का हुआ शुभारंभ। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में 5 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत का मामला आया सामने। पहाड़ी में लटके पत्थर दुर्घटनाओं को दे रहे दावत, हो सकता है बड़ा हादसा। बुजुर्गों को बाइक ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। अधिशासी अभियंता का घेराव, सरकारी शुल्क से अधिक रुपए मांगे जाने का आरोप। प्रवासी अब होंगे उत्तराखंड के विकास में भागीदार। रामनगर में दर्जा राज्य मंत्री पूरन नैनवाल ने किया बड़ा ऐलान। रामनगर में बगीचे के अंदर एक युवक ने किया गाय की बछिया के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। हल्द्वानी में प्राधिकरण ने 53 कॉलोनियों पर किए चालान, ध्वस्तीकरण भी होगा। हल्द्वानी से डिजिटल दीदी प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। हल्द्वानी ने 14 मई से शुरू होगी आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा के नेतृत्व में रुद्रपुर मुख्य बाजार में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आपको बता दें, विगत दिनों पहलगाम आतंकी हमले में दिव्यांगत हुए 26 भारतीयों की मृत्यु के पूरा भारत आक्रोश में था। ऐसे में हर भारतीय द्वारा घटना से आहत होकर आतंकियों को सबक सिखाने को लेकर आवाज उठती रही। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने 2 दिन पहले मध्य रात्रि में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी 9 अड्डों को मिट्टी में मिलाकर बड़ी संख्या में आतंकियों का खात्मा कर अपने शौर्य पराक्रम को दिखाया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देश की सेनाओं के द्वारा पराक्रम दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें निरीह नेता अनेक ऐसे पर्यटकों की नाम पूछकर हत्या की गई। कई बहनों के सुहागों को वहां समाप्त कर दिया गया और उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, धरती के आखिरी कोने तक जिसकी कल्पना भी आतंकवादियों ने नहीं की होगी, वो बदला लिया जाएगा। और पराक्रम उस माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में बदला लिया गया। आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ खड़ी है, देश की सेना के पराक्रम के साथ खड़ी है। आज ये शौर्य यात्रा रुद्रपुर में देश की सेनाओं के साथ देश की जनता का संकल्प है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। रुद्रपुर की जनता आज देश की वीर सेना के साथ खड़े होकर ये संकल्प लेती है कि पूरी तरीके से उनके पराक्रम पर विश्वास रखते हुए देश की सेना की जय की कामना करते हुए हम सब हमेशा साथ रहेंगे। भारत माता की जय। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। देश की जनता द्वारा भारतीय सेना को बधाई देते हुए आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया गया। उधम सिंह नगर जिले में किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सेना के जवानों के उत्सव वर्धन के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। किच्छा से संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देश के सैनिकों ने जो हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, जो पाकिस्तान लगातार अपने आतंकवादी अड्डे चलाकर भारत के अंदर हत्याएं कर रहा है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, हमारी बहनें बहुत सारी जिनके संदूर मिट गए, और संदूर ऑपरेशन के नाम पर जो सफल ऑपरेशन हुआ है, आतंकवादियों के अड्डे 9 जगह पर समाप्त किए हैं भारतीय सेना ने। उनके सम्मान में हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और विशेष रूप से सेना को बधाई देता हूं, जिस सेना ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब इस तरह की घटना कोई होती है तो बराबर जवाब देने की ज़रूरत है। जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को लाकर ढूंढ के निकाला, ऐसे ही जो 2 मेन आतंकवादी हैं, अजहर और मसीद, इनको भी लाया जाए, निकाल कर ऐसे ही लाइव करके इनको जो है समुद्र में फेंका जाए, ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। मिल गया, उनको ऐसा जवाब मिल गया है कि उनको नानी याद आ गई है। और अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो इससे बड़ा उनके ऊपर हमला होगा। अभी तो आतंकवादियों पे हो रहा है, उनके अड्डे समाप्त हो रहे हैं, फिर इनके भी अड्डे समाप्त होंगे। आवास विकास कॉलोनी में आज एक नए जोनल कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन नगर आयुक्त नरेश दुर्गपाल और मेयर विकास शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षदगण, स्थानीय निवासी एवं नगर निगम अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस नए जोनल कार्यालय की स्थापना वार्ड नंबर 37, 38, 39, 40 और 5-6 की जनता की सुविधाओं और समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु की गई। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के लिए भी
और हमारे मैंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम नगर निगम में लोगों को नहीं जाने देंगे, हम नगर निगम लोगों के बीच में जाएगा। और हमने ऐसा प्लान किया है कि हर 8 या 10 वार्डों पे एक जोनल कार्यालय बनाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी पहली शुरुआत आवास विकास से हो गई है, जिसमें हमारा वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 38 है, वार्ड नंबर 39 है, वार्ड नंबर 40 है और वार्ड नंबर 37 है। इन वार्डों के लिए ये जोनल कार्यालय हमने बनाया है। अन्य लोग भी यहाँ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वार्ड के अन्य क्षेत्र के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर जो जो नगर निगम में काम होते हैं वो सारे काम यहाँ होंगे, चाहे उनको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे टैक्स जमा कराना है, चाहे फॉगिंग करनी है, चाहे उनको स्ट्रीट लाइट लगानी है। आप सब मीडिया गवाह हो मेरी इस बात के कि मैंने बार बार कहा था कि मैं सड़क नाली से हटकर काम करूंगा और नगर निगम क्या है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ CSC सेंटर हमारा शुरू हो गया है, जिसमें आप देख रहे हैं पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, पेंशन है, मजदूरी कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, PM स्ट्रीट वेंडर है, हैसियत है, PM विश्वकर्मा योजना है, EWS प्रमाण पत्र, जाति, स्थायी आय, चरित्र, ये सब सेवाएं यहाँ से शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही आधार कार्ड सेंटर भी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम स्वास्थ्य की सेवाएं भी यहाँ से देने वाले हैं। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा और विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पर हमेशा प्रदर्शित रहेगी, ताकि कोई यहाँ पर आता है तो उसे सारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। उनकी बुकलेट्स यहाँ रहेंगी, उसका पूरा प्रचार प्रसार करने का भी हम काम करेंगे। निगम का प्रयास है कि जो 40 वार्ड हैं उसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके 4 हमारे जोनल कार्यालय प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को नगर निगम आना पड़ रहा था, सफाई की है, नाली की है, टैक्स जमा करना है, जन्म मृत्यु के लिए है, फॉगिंग के लिए है, लाइट के लिए है, तो नगर निगम उनको सेवाएं दे रहा था। तो उनको उन्हीं के क्षेत्र में वार्ड वाइज हमने जोनल केंद्र बनाए, जिसमें आज पहला केंद्र आवास विकास में बनाया है, अगला हमारा ट्रांजिट कैंप में बनेगा, उसके बाद पहाड़गंज में बनेगा, चौथा फिर बुरा रानी साइड में बनेगा। तो ये 4 जोनल कार्यालय होंगे जहां पर लोगों की नगर निगम की सारी समस्याएं जोनल स्तर पर दूर हो जाएंगी। उससे काम भी थोड़ा कम होगा नगर निगम का, थोड़ा लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। ये एक प्रयास है, उसी के प्रयास में आज नगर निगम ने पहला स्टार्ट। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में 5 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां घर में माता पिता के साथ सो रही मासूम को उठाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि मासूम बच्चे का गला भी दबाया गया, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और पुलिस ने बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। मासूम बच्ची के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज सुबह कोतवाली रुद्रपुर में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है और उसी के साथ साथ मारपीट और गला दबाने का प्रयास भी किया गया है। त्वरित संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और मुकदमे को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है और आज की आगे कार्रवाई की जाएगी। देवराड़ी बेड़ के पास बने स्लाइड जोन में पहाड़ी में लटका पत्थरों का गुच्छा कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। लोअर घाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा व सामाजिक कार्यकर्ता किशोर पुनेठा ने बताया कि इस स्थान में तारों के बंधे हुए पत्थर कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग में आने जाने वाले वाहनों के ऊपर गिरकर बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी चंपावत और लोहाघाट के बीच में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में देवराड़ी बैंड एक मोड़ पड़ता है। वहाँ पे रोड से थोड़ा सा ऊपर, मतलब रोड में लगा हुआ ही भूस्खलन हो रखा है। वहाँ पे पत्थरों का एक पूरा का पूरा गुलछा, मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा बंडल जो है रोड में आने के लिए, गिरने के लिए तैयार है। और वहाँ पे अगर उसको जल्द से जल्द नहीं हटाया जाता है तो वहाँ पे कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। तो मैं लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की ओर से मैं ये मांग करता हूँ प्रशासन से और NS वालों से कि जो देवराड़ी बैंड के पास जो बड़ा पत्थरों का एक गुलछा जो है नीचे रोड में गिरने को तैयार है, उसको जल्द से जल्द वहाँ पर से हटाया जाए, ताकि भविष्य में कोई घटना घटित ना हो सके। क्योंकि बरसात का समय भी आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो नहीं हटाया जाता तो कल के दिन में कुछ भी घटना घट सकती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक प्रकार से देखा जाए शासन ये NS वालों की और गिरफ्त वालों ने ये ध्यान देना चाहिए था कि इसमें कि कहीं पे भी ये घटना घट सकती है करकट पत्थरों से। तो इसमें अगर नहीं करते हैं तो ये उनकी लापरवाही है। मैं तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की ओर से उनसे निवेदन भी करता हूँ, मांग भी करता हूँ कि जल्द से जल्द उस पत्थरों को
हटाने की कृपा करें। अगर नहीं हटाते तो फिर हमें मजबूरन जिलाधिकारी महोदय के पास जाना पड़ेगा। रामनगर के सावल्दे पश्चिम में बुधवार की शाम बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के लिए परिजन सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल बुजुर्गों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, लेकिन यहां भी चिकित्सकों ने हालात नाजुक देख ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर करने की कार्यवाही की। ऋषिकेश एम्स अस्पताल ले जाने के दौरान घायल बुजुर्ग ने अंतिम सांस ली। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। और मैं मेरे दादाजी हैं जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं। सीन ये था ना, कल शाम करीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब दादा बाहर टहल रहे थे अपने घर से बाहर, जो रोड साइड में है। तो इधर बवलिया साइड से जो RTO बन रहा है अपना रामनगर में, उधर साइड से एक लड़का आया, बहुत स्पीड में आया। उसकी नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं थी, दादा साइड में खड़े हुए तो उसको टक्कर मार के चला गया। अब दादा का सर लगा जमीन पे, बिल्कुल रोड में लगा है, और जिनसे उनकी मौत हो गई है। हल्द्वानी में भीम आर्मी और समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिराज अहमद के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में अधिशासी अभियंता का घेराव किया। सिराज अहमद ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर नया कनेक्शन जल्द लगाए जाने के एवज में रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरे पास शिकायत आई है, उस हिसाब से उनका कहना ये है कि उन्होंने 6 महीने पहले कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी जो अभी रसीद कटी, जो डिपॉजिट हुआ है 15 अप्रैल को पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया है। तो नॉर्मली हम लोग पैसा डिपॉजिट से 1 मंथ लेके चलते हैं कि 15 मई से पहले उनका कनेक्शन मिल जाना चाहिए। अभी आपके आज 8 तारीख हो गई है, तो मैं पता भी करता हूँ एक बार जी हिसाब से और SDO साहब से इस बारे में क्या रसीद नहीं हो तो आपको रसीद मिल गई है। आप तो उतना ही पैसा जमा करेंगे जितना आपका मैसेज आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, मोबाइल पर आपको मैसेज आता है। आप उसी मैसेज से आप डायरेक्ट जाके आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन की रसीद हमें दे सकते हैं। जो एक्स्ट्रा चाय पानी का खर्चा मांग रहे हैं वो क्या पूरा मामला है? अब इस बारे में पता करते हैं, जी हिसाब से बात करके पता करेंगे तो इस तरह का कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे ऐसा कुछ ना हो। फिर भी हम एक बार इंक्वायरी इसमें करते हैं, पहले इस मैटर से क्या है। दूसरा, आप इनको निर्देशित करेंगे कि भाई जो भी कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है विदिन ड्यू टाइम उसको कनेक्शन दे दिया जाए। और अगर कोई उनमें दिक्कत है, कहीं कागज़ नहीं मिल रहे हैं, उसके पूरे नहीं है, तो आप उसको तुरंत रिजेक्ट करें। ये विद्युत विभाग जो कार्यालय है ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। यहाँ बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। जो कर्मचारी ठेकेदार के अंतर्गत हैं, जो विभाग के अंदर भी नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा कि 7,500 रुपये दे दिए, नया कनेक्शन आपका 3 दिन के अंदर लग जाएगा। मैंने कहा 46,500 रुपये जमा होते हैं, मैं इतने पैसे क्यों दूँ, मैं खुद करा लूँगा। बोला वहाँ जाकर देखो पता चलेगा तुम्हें कितने महीने चक्कर काटोगे। मैंने अभी ट्राई करूँ, इसलिए मैंने अपनी पहचान नहीं बताई कि मैं बीमारी हूँ। मैं जाकर फाइल जमा कर आया, 3 महीने तो मेरी फाइल नहीं मिली, फाइल गुम हो गई। अगर मैं पैसे दे देता फाइल ऊपर रहे थे। उसके बाद में पैसे जमा हो गए, सब हो गए, तो मेरे पास आते हैं 21 तारीख को फ़ोन आता है, घर पर पहुँचते हैं। मेरी वाइफ से बोलते हैं कुछ चाय पानी कर देना और हम आपका मीटर लगा दे रहे हैं। मैंने मना कर दिया, मैं हूँ नहीं घर पर, मत लगाओ। कनेक्शन कितने रुपये का था? मेरा घरेलू कनेक्शन था, डोमेस्टिक लगा हुआ है पहले से। ऐसा भी कितने रुपये का था? 4600 रुपये जमा होते हैं कनेक्शन के अंदर। 7500 रुपये। क्या कहते हैं 7500 रुपये क्यों देना? 3 दिन में कनेक्शन लग जाएगा आपका, मतलब ऊपर तक पैसे जाते हैं। अगर नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो मतलब आप चक्कर काटते रहो। अभी जो चक्कर काट रहा हूँ, 6 महीने हो गए मुझे फाइल दिए हुए, 6 महीने चक्कर काट रहा हूँ। और अब मुझसे बोले कि आप केबल मंगा दो, कनेक्शन लगा दें। मैंने केबल तो वहाँ से आती है, अब मैं केबल मंगाया क्यों दूँ? तो उस तारीख को उसको भी 21 तारीख से अभी तक मीटर नहीं लगा, 21 तारीख को मीटर लग रहा था। तो आज रात में पहुँचे मेरे पर लेकर के मीटर, उन्होंने मालूम हो गया कि घेराव करने वाले हैं, तो मैंने लगवाया नहीं। आज वो पहुँचेंगे लगाने के लिए। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो कह रहे हैं हम तो बात करते हैं, वहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं। भाई आम आदमी की ने जब पैसे जमा कर दिए, आपको मालूम होना चाहिए कि पैसे जमा होने के 4 दिन के अंदर कनेक्शन लगाना होता है। भ्रष्टाचार के लिए मतलब पैसे, जब तक पैसे नहीं दे रहे हैं वहाँ काम नहीं हो रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रामनगर में आज उस वक्त उत्साह का माहौल बन गया जब उत्तराखंड प्रवासी परिषद बोर्ड के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री पूरन नैनवाल पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुष्प वर्षा, नारों की गूंज और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच मंत्री पूरन नैनवाल का स्वागत किसी विजय यात्रा से कम नहीं था। पूरन नैनवाल ने प्रवासी उत्तराखंडियों को जोड़ने का विजन समझाया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या बात है,
कैलाश जी, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही ध्येय है कि उत्तराखंड के जो लोग बाहर रह रहे हैं, प्रवासी लोग, चाहे वो भारत में है चाहे वो विदेश में है, उनको उत्तराखंड के साथ जोड़ा जाए। वो अपने गांव की उस सीढ़ी को छुएं जो उन्होंने बचपन में वहां पार किया है। तो आज हमारे प्रदेश से कम 10-15 हज़ार तब भी है, लाख नहीं, तो दिल्ली में 25 लाख 30 लाख हम कहते हैं, बॉम्बे में करीब 15 लाख कहते हैं। तो इन लोगों को गांव से जोड़ने का ये काम करना है, उनके साथ संपर्क करके साल में एक भारत के लोगों का, प्रवासी लोगों का, जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी भारत में रह रहे हैं, उनका सम्मेलन करेंगे और एक विदेश में जो रह रहे हैं उनका सम्मेलन करेंगे, ताकि वो अपनी मातृभूमि से जुड़े और उनका हम क्या सहयोग ले सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गाँव के लिए। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति में है कि वो किसी गांव को अपना गोद लेना चाहता है, उसको गोद ले और उस गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए, आगे उनके विकास के लिए क्या कर सकता है, उसमें अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको हम सरकारी तौर पे उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। आपको बता दें कि गुरुवार की देर शाम नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के समीप स्थित ग्राम चिल्किया में एक बगीचे के अंदर एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा गाय की बच्चिया के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद इलाके में जहां एक और हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं लोगों ने पुलिस के सत्यापन की कार्यवाही पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कि हमारे द्वारा सत्यापन की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और जो बगीचे में एक मतलब घटना घटी थी, इसमें वादी द्वारा हमारे द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आवश्यक मतलब कार्रवाई की गई है। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या नाम है आरोपी, कहाँ का रहने वाला है? आरोपी वसीम है, जो यूपी का रहने वाला है और इसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा संबंधित धाराओं में हमें पंजीकृत किया गया। हाँ, हमें पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी कि जिस संदर्भ में आप जानना चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई केस हुआ है, तो उस टीम गठित की गई थी। इसमें वेटनरी ऑफिसर थे 2 और क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड केस था तो मेडिकल ऑफिसर भी इस टीम में रहे हैं। अभी जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया है उसमें एसएस तो को कंफर्मेशन के तौर पर कहा नहीं जा सकता है जब तक लैब से टेस्टिंग ना हो। और पुलिस विभाग और ह्यूमन की टीम द्वारा इसका सैंपल भेजा जाएगा। हमने उसके वल्वर पार्ट से, वेजाइना से सैंपल लिए हैं जो हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिए हैं। उसके बाद ही इसमें कंफर्मेशन हो पाएगा। लेकिन फिजिकली देखने पे हल्का सा रेडनेस है अंदर, लेकिन उसको 100% नहीं कहा जा सकता जब तक लैब की रिपोर्ट ना आ जाए। जी वैसे अभी हमें कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना दी गई कि चिल्किया चौराहे के पास एक बगीचा है, तो उसमें एक विधर्मी के द्वारा, विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा बगीचे में गाय छोड़ी गई थी, गौ माता का बच्चिया था, तो उसको बंद कमरे में वहाँ पर ले जाके बच्चिया में उसके साथ गलत काम किया गया। तो जैसे कार्यकर्ताओं ने हमें सूचना दी तो हम भी मौके पे पहुँचे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन, सभी विभाग आ रखे हैं, सभी जांच में जुड़े हुए हैं। आरोपी को पकड़ लिया गया है, विधर्मी को पकड़ लिया गया है और डॉक्टरों की टीम आ रखी है, गाय के बच्चियों का सैंपल ले रहे हैं। तो उसके बाद जैसे भी वैधानिक कार्रवाई होती है तो उसमें जो बगीचे मालिक के द्वारा तहरीर दे दी गई है, तो बाकी पुलिस प्रशासन अपने उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जो सत्यापन का विषय है भाई साहब, हमें लंबे समय से उठा रहे हैं इसको। कल पीरू मदारा क्षेत्र में भी हम प्रशासन से बराबर मांग कर रहे हैं कि सत्यापन को लेके भारी क्षेत्र के, भारी राज्यों के आदमी आ रहे हैं और ये बिना सत्यापन के रह रहे हैं। तो समय समय पे बगीचों की चेकिंग भी की जाए, क्योंकि ऐसे विधर्मी बाहर से आ रहे हैं जो जिनका कोई सत्यापन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में आते हैं कि इनका आखिरी में सत्यापन क्यों नहीं होता है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, मगर कहीं ऐसे बगीचे वाले हैं कि जो सत्यापन नहीं करवाते हैं। कई लोगों के चलो सत्यापन हो रहे हैं, मगर जो भारी लोगों के सत्यापन होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाए और समय समय पर ऐसे बगीचों में, जो रामनगर के क्षेत्र में जो फलपट्टी क्षेत्र है, समय समय इन बगीचों की भी चेकिंग की जाए कि ऐसी ये जो गाय वाले हमारे गौ माता का प्रकरण आए, ऐसे विधर्मियों के द्वारा ये चीज़ें ना हुए। ये तो हल्द्वानी में प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव AP वाजपेयी ने बताया कि जब से प्राधिकरण अस्तित्व में आया है तब से हल्द्वानी नगर निगम सहित 56 गांव प्राधिकरण के अंतर्गत आए हैं। इसके अलावा गोलपार की भी 6 गांव को प्राधिकरण में लिया गया है, जहां प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही नक्शे पास कराकर आवासीय और कर्मशील भवन निर्माण कराना अनिवार्य है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हमारा घर है, उसके
इसके अंदर? देखिए हमारा जो आवासीय नक्शे हैं या व्यावसायिक नक्शे, ये सारे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। इस पर कोई भी व्यक्ति यदि आवेदन करता है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ईज़ ऐप इसके लिए एक बनाया गया है। इसके तहत निर्धारित अवधि में सेवा प्रदान करना आवश्यक है और यदि व्यक्ति इससे असंतुष्ट है तो वह उसकी शिकायत ऊपरी स्तर पर भी कर सकता है। सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी हमारी सेवाएं आती हैं और हम ये पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि निर्धारित समयावधि में यदि सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो तो व्यक्ति का आवेदन स्वीकृत कर दिया जाए। इस बात को खुद ही इसको उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि ये जो विषय उनके द्वारा बैठक में रखे गए थे वो बैठक का विषय था। मेयर साहब एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, उस शहर के प्रथम नागरिक हैं। उनके द्वारा यदि कोई विषय उठाया गया है तो चूँकि उस बैठक में अपरिहार्य कारणों से हमारे सक्षम अधिकारी नहीं थे, उनके द्वारा यदि कोई जानकारी हमसे मांगी जाती है तो कभी भी हमें बुला सकते हैं और जो भी प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की जा रही है उनके संबंध में अवगत कराया जाएगा। हल्द्वानी में महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र में महिलाओं द्वारा आत्मनिर्भर और उनको सशक्त बनाने की मुहिम को तेज करने का दावा करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के महिला सशक्तिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल दीदी नाम से वह नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं, जिसमें स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को डिजिटल माध्यम से मार्केट करना और उनके आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य रहेगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जितने भी दायित्वधारी हैं, बहुत अच्छा मुझे सवाल किया। जब मैंने प्रथम बार बन के अपने रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में बहनों को, सारी स्वयं सहायता समूह जो बहनें चला रही हैं उनको बुलाया था। कुछ महिलाओं के साथ तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहना चाहूंगी, जिन लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज का आइडिया है। कुछ महिलाओं के साथ मार्केटिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ महिलाएं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम उन लोगों को आता है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी जिनके साथ पैकेजिंग का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसमें दो महिलाओं को डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो उन महिलाओं को डिवाइड किया मैंने जिन्होंने ऑनलाइन बहुत अच्छा मार्केटिंग किया है। कुछ वो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा पैकेजिंग के लिए भी महिलाएं मैंने प्रोवाइड करा दी है। कुछ महिलाएं ऐसे समूह चलाती हैं जिनको समूह के बारे में जानकारी नहीं, कहाँ से रजिस्टर होता है, तो उसके बारे में भी मैंने बहनों को उसके माध्यम से जानकारी दी। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूंगी, मेरी सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्यमिता एक तरह से मैं कहूँगी ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की हम लोगों ने कसम खाई है और निश्चित रूप से जिन भी महिलाओं को इसका लाभ है, अंतिम छोर में खड़ी मेरी बहनें है ना, उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उसे रोजगार दिया जाएगा। सरकार के द्वारा लोन भी देखिए बराबर दिया जा रहा है, मार्केट भी दी जा रही है और उसके बाद रॉ मटेरियल भी दिया जा रहा है और लोन भी दिया जा रहा है और उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। और यही कारण है कि हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। किस तरह की योजना चलाई जा रही है जिससे कि सबसे पहले देखिए उद्यमिता है, कौशल विकास योजना है, पेशेवर प्रशिक्षण द्वारा लोगों को आगे लिया जाए, जो भी वो पैसा करना चाहते हैं उसके लिए लोन दिया जा रहा है कौशल विकास के द्वारा। अब लखपति दीदी है हमारी, है ना, क्या कहते हैं, सारी पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसके द्वारा काम करें। ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, NRLM के द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं के संगठन बना के उनको सरकार द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीजों के द्वारा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। डिजिटल दीदी में क्या है, देखिए डिजिटल दीदी में एक मेरा प्रोजेक्ट है, मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया। डिजिटल दीदी में क्या होना है, हमारी बहनें जैसे जूट के बैग बनाती हैं, मोमबत्ती बनाती हैं, सैनिटरी पैड्स बनाती हैं। डिजिटल दीदी में आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि मेरी बहनें डिजिटल हो। डिजिटल डिवाइडेशन में क्या होगा, जो आर्थिक रूप से निर्धन और परेशान व्यक्ति है या महिलाएं जिनको जानकारी नहीं है वो पिछड़ जाएंगे। इसलिए मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने इसमें ट्रेनर भी डिसाइड करे, बहुत अच्छा में रिजल्ट इसमें आएगा तो सारी बहनें हाईटेक होंगी। इसमें क्या होगा ना, डिजिटल में क्या, जैसे हमें CSC सेंटर जाना पड़ता है क्या बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, पैन कार्ड हमें बनाने होते हैं और अन्य अन्य जो रेलवे के टिकट हो गए, हेली के टिकट, हमारी बहनें बैठे बैठे काम करेंगी। और एक मिनट डॉग कॉलर के प्रोजेक्ट में भी मैं काम कर रही हूँ। जितने भी स्ट्रीट डॉग उनको डॉग से उनको सेफ्टी दी जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छे से हमें मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सपोर्ट दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं सैनिटरी पैड पे भी काम कर रही हूँ। पूरे उत्तराखंड में हम लोग इसकी फैक्ट्री लगाएंगे, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की जो लेडीज प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट होगी। थैंक यू। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
आगामी 14 मई से हल्द्वानी कोटगोदाम से आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा शुरू होने वाली है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधन विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि यात्रा संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 मई को आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का पहला दल काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के साथ ही गूंजी पहुंचेगा, जहां से जोलीगोंग में आदि कैलाश और नाबिठांग में ओम पर्वत के दर्शन किए जाएंगे। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, धार्मिक यात्रा, धार्मिक पर्यटन को जो इस साल 14 मई से शुरू हो रही है। अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुके हैं और 14 तारीख से 8 बैच हमने वो कर दिए हैं। उसके साथ साथ चूँकि इस बार कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बाकी बैच भी फाइनल किए जा रहे हैं और यात्रा हमारी जो है 14 मई से शुरू हो रही है। आदि कैलाश यात्रा में जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे KMBN के लोग उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद भीमताल होते हुए जो अपना पूर्व निर्धारित रूट है उसके जरिए यात्रा का संचालन किया जा रहा है। कैलाश यात्रा की शुरुआत जो है टनकपुर से होगी और उसके पश्चात जो है आगे पिथौरागढ़ धारचूला होते हुए आगे जो पूर्व निर्धारित रूट है उसी से चलेगी। काठगोदाम वाली रूट से ही यात्रा की यात्रियों की वापसी होगी। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।